नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हैं हम डिजाइना न्यूज का बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम कहीं अनकहीं। आप जानते हैं कि ये वो कार्यक्रम है जिसमें कॉरिडोर के गॉसिप्स हम आपके सामने पेश करते हैं, सत्ता के गलियारों के, राजनीति के, प्रशासन के, और वो तमाम बातें जो चुटीली होती हैं, जो चटकारे वाली होती हैं, जो सच होते हुए भी कहीं नहीं जाती, लिखी नहीं जाती, लेकिन उन पर हम इशारों में चर्चा करते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। तो इशारों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद तिवारी जी, जो इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, और उनका बेहद लोकप्रिय कॉलम है जो कई अखबारों में छपता है, सोशल मीडिया पर जिसकी खासी चर्चा होती है, राजवाड़ा टू रेजिडेंसी। इसी कॉलम को लेकर हम आते हैं डिजाइना न्यूज पर कहीं अनकहीं में, और ये नया एपिसोड, नया संस्करण हम आज लेकर आए हैं फिर से। सबसे पहले आपको राखी की शुभकामनाएं। बहनें के आशीर्वाद से हम कोरोना मुक्त होंगे, स्वस्थ होंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। बहन भाई उल्लास के साथ अपना ये त्यौहार मनाएं, लेकिन साथ में ये ध्यान भी रखें सोशल डिस्टेंस का, मास्क का, सैनिटाइज़र का। लेकिन इस तमाम सावधानियों के बीच में भी उत्साह, उल्लास, उमंग ये कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साल भर का त्यौहार है। बहन का प्यार भाई के साथ और भाई का रक्षा का वचन कोरोना को परास्त करेगा, यह हम विश्वास करते हैं। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत। जी नमस्कार। राखी की बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपने एक बहुत बड़ा इशू उठाया है पेड हॉलीडे का, कि बहुत सारे अधिकारियों के पास कोई काम नहीं है और बड़ी मोटी तनख्वाह लाखों रुपए की वो यूं ही ले रहे हैं। तो कोई योग कर रहा है, तो कोई टेनिस खेल रहा है, और कोई अपनी शाम क्लब में रंगीन कर रहा है। हालांकि आपने सचिवालय का जिक्र किया है, लेकिन संभागीय मुख्यालयों पे और जिला मुख्यालयों पर भी यही स्थिति है कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है। और डीजीपी ने तो खासा एक पत्र लिखा था अपने एडीजीपी को, एडीजी को और सीनियर आईजीज को कि आप लोगों के पास कोई काम ही नहीं, घर चले जाते हो, लंच के बाद आते ही नहीं हो। देखिए, इन दिनों वल्लभ भवन के गलियारों में और पीएचक्यू में जो है पेड हॉलीडे बड़ा चर्चा में है। मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के कई अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास काम ही नहीं है। वो अधिकारी खुद कहने लगे कि हम सप्ताह में एक दिन भी यदि दफ्तर आए तो हमारे पास काम नहीं है। अपन प्रतिदिन कुछ घंटे की बात तो छोड़ें, सप्ताह में एक दिन भी आए तो हमारे पास काम ही नहीं है। और ये सब वो अधिकारी हैं जो महीने के 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए की तनख्वाह वाले अधिकारी हैं, जो अपर मुख्य सचिव जैसे पद पे हैं, मतलब अपनी नौकरी के अंतिम 2-3 साल में हैं। ऐसे पीएचक्यू में हो रहा है कि एडीजी लेवल के इतने अधिकारी हो गए हैं और सीनियर आईजी इतने अधिकारी हो गए कि काम ही नहीं अफसरों के पास। छोटी छोटी शाखाओं का प्रभार पुलिस के अफसरों को मिला हुआ है एडीजी स्तर के, कि वो बोलते कि आखिर हम काम क्या करें। तो अधिकारियों ने एक नया रास्ता निकाला, बोले सरकार जब हमसे काम लेना नहीं चाहती तो हम क्यों काम के प्रति अपनी रुचि दर्शाएं। तो वो बढ़िया सुबह शाम टेनिस, बैडमिंटन खेलते हैं। भोपाल में अफसर हैं तो उनके लिए अरेरा क्लब खुला हुआ है, भोजपुर क्लब खुला हुआ है, आराम से जाते हैं, योगा क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। कुछ ने जो है अलग अलग विषयों पर अपना एक्सपर्टाइजेशन कर लिया, कोई मैनेजमेंट के बारे में लोगों को टिप्स दे रहा है, तो कोई जो है जैविक कृषि के बारे में लोगों को बता रहा है। कुछ लोगों ने भोपाल के आसपास जो है कि जो संपन्न किसान हैं उनसे कहा कि भैया हम खेती के मामले में तुम्हारी मदद करने जा रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि हम जब सरकार हमसे काम नहीं लेना चाहती, फार्मिंग भी कर रहे हैं, बागवानी भी कर रहे हैं, हार्टिकल्चर अपने फार्म हाउस में जा रहे हैं और बढ़िया, और बोले अपना घर परिवार को समय दे रहे हैं, हम घर परिवार को समय दे रहे। तो मतलब, लेकिन ये चिंता का बड़ा विषय है। इसी तरह संभागीय और जिला स्तर पे ऐसा हो रहा है कि संभागीय और जिला स्तर पे पदस्थ कई अधिकारी ऐसे जिनके पास कोई काम नहीं है, वो घंटे 2 घंटे दफ्तर चले जाते हैं या दिन भर अगर दफ्तर में भी बैठते हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार कैसे चल रही है और प्रशासन कैसे चल रहा है। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा सरकार, अब आपको बताऊं कि एक तरफ अपर मुख्य सचिव स्तर के एक प्रमुख सचिव जो 2 दिन पहले अपर मुख्य सचिव बने, अब उनके पास एक विभाग है मछुआ कल्याण। अब आप बताइए कि मध्य प्रदेश में मछुआ कल्याण विभाग में क्या काम, कितना काम होगा। दूसरी तरफ कई अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास 2-2, 3-3 विभाग का प्रभार है। तो ये जो विसंगति हो रही है ये इसलिए हो रही है कि एक तो अतिरिक्त मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर पे जरूरत से ज्यादा अधिकारी हो गए हैं। एक तो ये कारण है। अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गड़बड़ा गया। हाँ, गड़बड़ा गया। दूसरा ये कि आपने कई ऑफिसर्स को ओवरलोड कर रखा है और कई ऑफिसर्स के पास काम ही नहीं, तो उसके कारण भी संतुलन गड़बड़ा रहा। उसी कारण ये स्थिति निर्मित हो रही है। मुकेश श्रीवास्तव का जिक्र हमने इस कॉलम में, इस कार्यक्रम में पहले भी किया था कि उनके बहुत सारे पैसे माध्यम से लेना बाकी हैं और वो प्रयासरत हैं कि उनको कोई जरिया मिल जाए। लगता है उनको जरिया मिल गया है अरविंद जी।
देखिए, मुकेश श्रीवास्तव लंबे समय से प्रयासरत थे, जैसा अपने पिछले 2 बार के डिस्कशन में भी आपसे मैंने शेयर किया था कि पिछले 15-16 महीनों के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में मध्य प्रदेश माध्यम, जो मध्य प्रदेश सरकार की एक संस्था है, उसके माध्यम से उन्होंने काफ़ी काम किए। दरअसल अब ये होता है कि सरकारी विभाग अपना प्रचार प्रसार का जो फंड है वो मध्य प्रदेश माध्यम को ट्रांसफर करते हैं और मध्य प्रदेश माध्यम एजेंसी तलाशता है और वो उसे काम देता है। तो मुकेश श्रीवास्तव ने उस दौर में बहुत काम किए, लेकिन जब उनकी शिकायतें हुई तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को और कमलनाथ ने उसकी जांच कराई, तो पाया गया कि इसमें से 30, 35, 40 करोड़ के काम ऐसे हैं जिनका 80% हिस्सा कागजों पर ही हुआ है, तो उन्होंने पेमेंट रुकवा दिया। लेकिन इसी बीच चूंकि मुकेश श्रीवास्तव बहुत बड़े PR ब्रोकर हैं, बहुत बड़े लाइजनर हैं, तो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से उन्हें कुछ मदद मिली है। ये बड़ी चर्चा का विषय है वल्लभ भवन के गलियारों में कि जिस व्यक्ति का 40 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान कमलनाथ के मुख्यमंत्री काल में रोका, जो व्यक्ति आज भी सत्ता के गलियारों में इसलिए घूम रहा है कि उसे वो भुगतान प्राप्त हो जाए, जिसने मुख्यमंत्री सचिवालय में पूरी कोशिश कर ली कि मेरा भुगतान हो जाए, नहीं मिल पाया, वो आखिर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से एक बड़ा बजट कैसे पाने में सफल हो गया। तो बड़ी चर्चा का विषय। लेकिन मुकेश श्रीवास्तव बड़े खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ऐसा दाव चला जिसमें वो सफल हुए। शिवशेखर शुक्ला जी, वो भी बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े अधिकारी हैं। एक और तो आप कह रहे हैं कि भाई लोगों के पास काम नहीं है, पेड हॉलीडे मना रहे हैं, दूसरी ओर शिवशेखर शुक्ला जी बहुत ओवरलोडेड हैं, उनके पास कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार है। बिल्कुल, आपने सही इसमें पॉइंट बिल्कुल चिन्हित किया। शिवशेखर शुक्ला मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव, भारत भवन के ट्रस्टी, संस्कृति विभाग के आयुक्त का पदभार भी उनके पास। उसके अलावा संस्कृति विभाग के अधीन आने वाले तमाम विश्वविद्यालय, जिसमें राजा मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय से लेकर कई अन्य संस्थाएं शामिल है, उसके वो कुलपति, और उसके बाद अब उन्हें जल संसाधन विभाग का प्रमुख सचिव भी बना दिया गया। एक अधिकारी के पास आखिर कितने कार्य, और ये तो मतलब जिसको कहते हैं ना बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, वैसा मामला है। मैं पिछले 15-17 साल से देख रहा हूं कि शिवशेखर शुक्ला हमेशा प्राइम पोस्टिंग पर है। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि वो हो सकता है कि उनकी कार्यप्रणाली से सरकार बहुत प्रभावित हो, इसलिए उनको उनकी योग्यता पे संदेह नहीं, योग्यता पे संदेह नहीं कर रहे। लेकिन मेरा कहना है कि आखिर एक तरफ अधिकारियों के पास काम नहीं है और दूसरी तरफ आप अधिकारियों को ओवरलोड, तो आखिर वो अपने काम के साथ न्याय भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरा मुद्दा मैंने उठाया DP आहूजा का, देवेंद्र पाल आहूजा का। बहुत नियम कायदे से चलने वाले अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन जिस भी विभाग में रहते हैं, भाई आखिर जनता के प्रति जितनी जवाबदारी एक नौकरशाह की है उतनी ही उस विभाग के मंत्री की भी होती है, और जनता के प्रति सीधा जवाब दे तो मंत्री होता है। जिस भी विभाग में रहते हैं, आपको तो मालूम होगा, उच्च शिक्षा विभाग के वो आयुक्त रहे तो जीतू पटवारी से उनकी बिल्कुल नहीं पटी तब के मंत्री। जीतू पटवारी को कमलनाथ के पास जाके कहना पड़ा कि या तो आप मुझे हटा दीजिए या आप इन्हें हटा दीजिए। अंततः वहां से वो हटे, किसी दूसरे विभाग में गए, वहां से वापस जो है जल संसाधन विभाग में आ गए, वहां तुलसी सिलावट से उनकी निपटी। तो आखिर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री भी एक अधिकारी को कब तक प्रोटेक्ट करेंगे? वो धार के कलेक्टर भी थे, अलीराजपुर के SDM भी थे, तब भी उनकी यही किस्से थे। और जब वो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पश्चिम क्षेत्र के CMD होते थे, तब भी वो नेताओं की नहीं सुनते थे। अब तो आखिर मुख्य सचिव भी और मुख्यमंत्री भी एक अधिकारी को कब तक प्रोटेक्ट करेंगे? जिस विभाग में जाते हैं वहां का मंत्री उनकी शिकायत करने लगता है। काम आपका बहुत अच्छा है, आप नियम कायदे से चलने वाले अधिकारी हो, लेकिन आपको जनप्रतिनिधियों के साथ कहीं ना कहीं तालमेल तो जमाना पड़ेगा ना। आज जब आप तालमेल नहीं जमाएंगे तो आपको ब्यूरोक्रेसी का जो शीर्ष पुरुष है वो कब तक प्रोटेक्ट कर पाएगा? तो उन्होंने कहा कि इनको राजभवन भेज दीजिए। उनकी छवि जो है वो ऑनेस्ट होने के साथ साथ सख्त प्रशासक की छवि है। रीवा में भी उनके काफी सत्ताधारी दल के नेताओं से उनके लिए उन्हीं के मिजाज की पदस्थापना सरकार ने ढूंढ ली कि राजभवन में राज्यपाल के प्रमुख सचिव के रूप में, कि वहां पर पब्लिक कॉन्टेक्ट कम है, आप सीधे राज्यपाल के प्रति जवाबदेह हैं और राज्यपाल और सरकार के बीच में कड़ी का काम करना है। तो उनके लिए एक नई भूमिका चुन ली। तो DPS आहूजा जो हैं वो अब राजभवन में राज्यपाल रहेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में भी प्रभारी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसलिए और प्रमुख सचिव की भूमिका इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाएगी जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती। आनंदीबेन प्रभारी राज्यपाल है और ऐसी स्थिति में राज्यपाल का प्रमुख सचिव जो है वो बड़ी अहम भूमिका में। लेकिन ये भी है कि राजभवन में कुछ उनके पास खासा काम नहीं रहेगा, वो भी लगभग पेड लीव पर ही रहेंगे। पेड लीव, बिल्कुल पेड हॉलीडे वाला मामला, पेड हॉलीडे वाला ही मामला रहेगा उनका भी। और इस वक्त अब एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो संघ के प्रोफेसरों का और संघ के अधिकारियों का बड़ा पसंदीदा प्रोजेक्ट रहा है, प्रकल्प रहा है। अब वहाँ पर नए कुलपति की नियुक्ति होना है, क्योंकि वहाँ के वर्तमान कुलपति हैं वो दिल्ली चले गए हैं, तो वो पद भी खाली है। और बहुत सारे प्राध्यापक, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग भी और पत्रकार लोग भी
इस कोशिश में है कि इस माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति बन जाए। देखिए, दीपक तिवारी ने जब कुलपति पद से इस्तीफा दिया था सरकार के कहने पे, तो उसके बाद प्रोफेसर संजय द्विवेदी जो उसी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, उन्हें कुलपति का प्रभार दिया गया था। लेकिन संजय द्विवेदी जो है वो अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली के डायरेक्टर हो गए हैं। बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण पद है और उसके लिए उनका जो चयन है, जो केंद्र के शीर्ष नौकरशाहों का चयन करने वाली कमेटी है, उसने किया। तो एक बहुत मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति का उस पद पे आसीन होना अपने आप में एक बड़ी गौरव की बात है। अब माखनलाल, अब जो सीन समझ में आ रहा है उसमें ये कि शिक्षा और संस्कृति से जुड़ी संस्थानों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्याप्त दखलंदाजी जो है वो कायम है नियुक्तियों के नई नियुक्तियों के मामले में। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय संघ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको तो अच्छे से मालूम है, पिछले वहाँ जितने भी कुलपति रहे उनकी जो पृष्ठभूमि है, और विशेषकर बीके कुठियाला की जो पृष्ठभूमि थी। अब ऐसी चर्चा है कि संघ चाहता है कि संघ की पृष्ठभूमि का ही व्यक्ति वहाँ कोई बैठे, और वो पत्रकार भी हो, और वो अपेक्षाकृत युवा भी हो, क्योंकि दीपक तिवारी ने उस विश्वविद्यालय को बहुत अच्छे से चलाया। एक युवा होने के नाते अच्छे चला, तो एक संदेश अच्छा गया। तो अब वो तलाश है। तो इस तलाश में जो नाम गलियारों में सबसे ऊपर उभर कर आ रहा है वो मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी का आ रहा है। अब बात ये भी उठती है कि अच्छा भला सूचना आयुक्त का पद छोड़ के तो शिक्षा के क्षेत्र का, मेरी तुलना में आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, कुलपति बनना एक शिक्षा शास्त्री का ड्रीम रहता है। और विजय मनोहर तिवारी चूंकि एकेडमिक व्यक्ति हैं, उसी विश्वविद्यालय की पहली बैच के स्टूडेंट रहे हैं, तो यदि उन्हें उस विश्वविद्यालय का कुलपति बनने का मौका मिलता तो उनके लिए एक बड़े सम्मान की बात होगी। तो चर्चा ये भी है कि यदि उन्हें कुलपति पद के लिए मौका मिलता तो सूचना आयुक्त का पद छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस पद के लिए एक और मजबूत दावा जो है उदय माहुरकर का है। इंडिया टुडे से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, गुजरात को उन्होंने लंबे समय तक कवर किया है ब्यूरो चीफ के हैसियत से, और नरेंद्र मोदी के बड़े विश्वस्त हैं। और इन दिनों वो दिल्ली में है, और ऐसा कहा जाता है कि अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदय माहुरकर की राय लेते हैं। तो उदय माहुरकर का भी नाम एक कुलपति पद की दौड़ में उभर कर सामने आ रहा है। उदय माहुरकर के बारे में एक जानकारी मैं भी दे दूं कि वे उज्जैन के ही रहने वाले हैं मूलतः, और नरेंद्र मोदी जी के उस वक्त बहुत विश्वसनीय वो बन गए थे जब गोधरा कांड हुआ था, और जब गोधरा कांड में उन पर काफ़ी हमले हो रहे थे तब उदय माहुरकर को काफ़ी उनकी मदद किया करते थे। और अभी वो पीएमओ में ही हैं, उदय माहुरकर पीएमओ में ही हैं, तो वो काफ़ी प्रभावशाली हैं। और अगर उदय माहुरकर इस पद पर आना चाहेंगे तो जाहिर है कि फिर उनको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन बड़ा मुद्दा ये होगा अरविंद जी कि क्या मोदी जी उदय माहुरकर को छोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, ये देखना है। और दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि विजय मनोहर तिवारी जो हैं वो संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी पसंद है। विजय मनोहर तिवारी के बारे में ऐसा कहा जाता है, संघ के क्षेत्रों में ही चर्चा है कि उन्हें मोहन भागवत भी बहुत पसंद करते हैं। तो यदि मोहन भागवत के स्तर से विजय मनोहर तिवारी का नाम आगे बढ़ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदय माहुरकर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में विजय मनोहर तिवारी इस पद पर काबिज हो सकते हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन हमेशा विवादों में रहता है, और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पिछले कई सालों से अध्यक्ष जो हैं वो पहले माधवराव जी सिंधिया रहते थे, फिर बाद में छोटे वाले सिंधिया जी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहे। अभी वहाँ कोच को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है, और एमपीसीएफ जो है वो क्रिकेट विकेट तो चूंकि कोरोना में बंद है, तो वहाँ पत्र लेखन शिकायतों का जो है आईपीएल होने लगा है। तो वहाँ एक सदस्य वहाँ के जो प्रायः चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं वो कभी गांगुली जी को फंसा देते हैं, कभी संजय मांजरेकर को फंसा देते हैं। और अब एक और नई तिकड़ी भी एमपीसी में शुरू हो गई, और उसने कहा कि हमने तो पंडित जी को बुलाया ही नहीं। चंद्रकांत पंडित भारत के सबसे अच्छे कोच हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके नेतृत्व में विदर्भ में बहुत जीत हासिल हुई है, मुंबई में जीत हासिल हुई है और रणजी ट्रॉफी में, और विदर्भ जैसी सामान्य टीम को उन्होंने कई वर्षों से रणजी ट्रॉफी चैंपियन बना रखा है। तो चंद्रकांत पंडित बड़ा नाम है, मध्य प्रदेश के कप्तान भी रहे हैं वो। देखिए, उनको लेकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में इन दिनों 2-3 मुद्दों की बड़ी चर्चा है। अभिलाष खांडेकर जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो खांटी पत्रकार हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दिनों अखबारों में सबसे ज़्यादा नकारात्मक खबरें मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर आ रही है। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो सदस्य उनके बीच में भी बड़ी चर्चा का विषय है कि आखिर अभिलाष खांडेकर का मैनेजमेंट कहाँ फेल हो रहा। दूसरा ये हुआ कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में जो नई व्यवस्था लागू हुई उसके बाद क्रिकेट कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट हो गई मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में। प्रबंध कारिणी तो अपनी जगह रहती है, लेकिन क्रिकेट कमेटी सबसे महत्वपूर्ण हो गई। क्रिकेट कमेटी का जब गठन होने वाला था और उसके लिए एक इलेक्शन की प्रोसेस पहले होने वाली थी, तो उसके लिए अशोक जगदाले,
नरेंद्र मेनन और सुनील लाहौरे जैसे क्रिकेटर, ये तीनों मध्य प्रदेश रणजी जिन्होंने ट्रॉफी के पूरा अपना कप्तान करियर रहे। खपा दिया, जिन्होंने जिसको जैसे अभिलाष जी के बारे में अपन कहते हैं ना खाटी पत्रकार, ये खाटी क्रिकेटर। और तीनों मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम के हाँ, कप्तान रहे। अशोक जगदाले तो एक समय इंडिया की टीम के लिए दावेदार थे, इंडिया की टीम के लिए उनका दावा था। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इनसे जाके रिक्वेस्ट की कि हम नई पीढ़ी को आगे लाना चाहते हैं, तो आप इस कमेटी के लिए अपने, क्योंकि मालूम था कि अगर ये इस कमेटी के लिए इलेक्शन में आते हैं तो 100% इलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में भले ही पिछले कुछ सालों में नए सदस्य बने हो, लेकिन आज भी पुराने सदस्यों का वर्चस्व है, तो ये बन जाते हैं। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी इनके पास गए और कहा कि आप जो है अपनी दावेदारी वापस ले ले। इन्होंने उनके आग्रह को मान लिया और मुर्तुजा अली, प्रशांत द्विवेदी और योगेश गोलवलकर क्रिकेट कमेटी के मेंबर बन गए। अब स्थिति यह है कि जिन इन 3 सदस्यों को पदाधिकारियों ने क्रिकेट कमेटी का सदस्य बनवाया, वही सबसे ज्यादा प्रबंध काटने के खिलाफ, पदाधिकारी के खिलाफ मोर्चा जो खोल के खड़े हैं, और वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हमारी उपेक्षा हो रही है और जो चीज हमसे कंसल्ट करके की जाना चाहिए उस पर हमारी राय नहीं ली जा रही है। देखिए आप, कितनी विडंबना है कि संजीव राव जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं, वो कह रहे हैं कि चंद्रकांत पंडित का कोच के रूप में चयन क्रिकेट कमेटी की अनुशंसा पे हुआ है। और क्रिकेट कमेटी के तीनों सदस्य मुर्तुजा अली, प्रशांत द्विवेदी और योगेश गोलवलकर कह रहे हैं कि हमारे सामने ये विषय आया ही नहीं। तो बड़ी विसंगति है, मतलब आखिर ये कैसा, मुझे लगता है कि ये फिर वही समय आ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मामलों में दखलंदाजी करना पड़ेगी, तब जाके मुझे मामला, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि पदाधिकारी एक तरफ खड़े हो गए और क्रिकेट कमेटी एक और खड़ी हो गई। तो कुल मिलाकर जो है कि क्रिकेट में के मैदान पे कोई दूसरा खेल हो रहा है। और एमपीसी की पिच पे जो है पत्थरों के बाउंसर आ रहे हैं, और जो एमपीसी के करता धरता है वो बेचारे डक करके बार बार डक करके अब इन बाउंसरों से बच रहे हैं। लेकिन अब बात हम करेंगे राजनीति की, सियासत की बात करेंगे। प्रशासन की बहुत बात हो चुकी, खेल की बहुत बात हो चुकी, और अरविंद जी के कॉलम की जो खास जान रहती है वो सियासी चुटकियाँ रहती हैं। एक सर्वे का जिक्र आपने किया है, कांग्रेस सर्वे करा रही है। सर्वे तो पहले भी कराए थे कांग्रेस ने, सर्वे लोकसभा चुनाव में भी हुए थे, पर इस बार का सर्वे भी कांग्रेस को हौसला बढ़ाने वाला है कि वो 20 सीटें जीत रहे हैं 27 में से। देखिए, मैनेजमेंट के मास्टर कमलनाथ हमेशा सर्वे पे बड़ा जोर देते हैं। 2018 के चुनाव के पहले जब कमलनाथ से दावेदार जाकर मिलते थे तो उनकी टेबल पे एक पुस्तक रखी रहती थी, और वो कहता था कि मैं फलाना कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट चाहता हूँ, तो कमलनाथ पुस्तक के पन्ने पलटते थे, वो पन्नों को देखने के बाद उसे हाँ या ना में कुछ कहते थे या उसके बारे में कोई टिप्पणी करते थे। इसका आधार रहता था, वो जो पुस्तक रहती थी वो एक सर्वे आधारित पुस्तक रहती थी। तो कमलनाथ 2, 3, 4 सर्वे बिल्कुल लगातार उन्होंने उस दौर में करवाए, और उनका सर्वे कई कॉन्स्टिट्यूंसीज के मामले में खराब भी साबित हुआ। अब वापस जब उपचुनाव होना और ये कमलनाथ मध्य प्रदेश की सरकार में फिर आना चाहते हैं, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में फिर सरकार में लाना चाहते हैं, और वही सर्वे का पूरा सिस्टम चल रहा है। और कमलनाथ बहुत कॉन्फिडेंट है, बार बार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीटें मिलेगी। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो, उनकी बड़ी रुचि है, क्योंकि जो मैदानी हालत उनको दिख रहे हैं उसमें कहीं उनको ऐसा लग नहीं रहा। तो वो आखिर ये जानना चाहते हैं कि भाई ये सर्वे आखिर किसका, कौन एजेंसी कर रही है जिसके सर्वे पे कमलनाथ इतने आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर बन जाएगी। बड़ा चर्चा का विषय है ये कि आखिर ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसने कमलनाथ को आश्वस्त कर दिया कि आपकी सरकार तो कुछ भी हो, आपकी सरकार तो बनना तय है। और ट्विटर पे और दूसरी जगहों पे सक्रिय कांग्रेस अभी मैदान में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, मैदान पे भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल। अच्छा, सर्वे के साथ एक मामला जुड़ा हुआ है, अभी तो 2-3 महीने हुए हैं सरकार को गए, और क्या कांग्रेस के पास इतने आर्थिक संकट की कमी आ गई कि उनको 20 करोड़ रुपए के फंड के लिए किसी को कहना पड़ा? देखिए, आने वाले उपचुनाव में फंडिंग एक अहम मुद्दा है, और जो है कांग्रेस ने एक फंड राइजर की तलाश शुरू की है, और वो फंड राइजर का नाम जैसे ही कांग्रेस के कोर ग्रुप के बीच में सामने आया तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की प्रतिक्रिया जो थी, मतलब उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिसे फंड राइजर कांग्रेस मान रही है वो कितना विफल हो चुका है। कि जैसे उसका नाम सामने आया, कांग्रेस के एक नेता की प्रतिक्रिया आई कि अरे ये तो मरा हुआ व्यक्ति है, ये तो राम राम पहले ही कर चुका है, ये हमारे लिए क्या काम कर पाएगा। तो मतलब बड़ा रोचक अंदाज में उसको कांग्रेस के नेता, जिसको फंड राइजर के रूप में चिन्हित कर रहे हैं कमलनाथ और उनकी टीम के लोग, उसे जो है कांग्रेस के कई नेता एक सिरे से नकार रहे हैं, क्योंकि वो अब आउट ऑफ डेट हो चुका है। हाँ, आउट ऑफ डेट हो चुका है। कांग्रेस उम्मीद पाल के बैठी और वो व्यक्ति सहयोग करने की स्थिति में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास फंड राइजर्स की कमी है,
लेकिन जिस पे कांग्रेस उम्मीदें लगा के बैठी है वो तो हाथ खड़े कर रहा देखिए है। अरविंद जी, 3 महीने ही तो हुए हैं, अभी तो 15 महीने की सरकार रही है, फंड की कोई कमी नहीं है, फंड की जरूरत क्या है? देखिए मुद्दा ये है कि जो जिन लोगों से पैसा मिलता है वो इस उम्मीद में पैसा देते हैं कि यदि सरकार बन गई तो हमारे काम हो जाएंगे, लेकिन इससे साफ नजर आ रहा है कि लोगों को उम्मीद नहीं है। लोगों को उम्मीद नहीं, इसीलिए कांग्रेस को इस स्तर पे लोगों को तलाशना पड़ रहा है। और फंड की बात आई तो बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक जो है शेरा भाई, सुरेंद्र सिंह जी शेरा, उनका जिक्र भी करना पड़ेगा। बड़े जमीन से जुड़े हुए आदमी रहे वो, जब निर्दलीय विधायक थे तब कांग्रेस के उनकी सरकार को वो समर्थन दे रहे थे और उनकी समर्थन सरकार चल रही थी और उनके बयान तो बहुत ही रोचक और मज़ेदार हुआ करते थे। लेकिन ज़मीन से जुड़े होने के नाते वो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे और इंदौर की ज़मीन से भी जुड़ गए वो। बिल्कुल आपने सही कहा कि इंदौर की ज़मीन से शेरा भाई जुड़ गए। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे उन्होंने माफिया के खिलाफ एक अभियान छेड़ा था, उसमें मध्य प्रदेश के कई जो भूमाफिया चिन्हित किए गए थे उसमें खजराना क्षेत्र के भी कुछ भूमाफिया थे और इन पे कार्रवाई लगभग होना तय हो गई थी। जो प्रशासन बार बार कह रहा था कि इंदौर के चुनिंदा ये लोग हैं शामिल, उसमें खजराना के भूमाफिया भी शामिल थे। लेकिन अचानक वो भूमाफिया जो हैं कमलनाथ की वक्र दृष्टि से बच निकले और इस उनके कमलनाथ की वक्र दृष्टि से बच निकलने का सबसे बड़ा कारण रहे सुरेंद्र सिंह शेरा। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इंदौर के नेताओं को भी आश्चर्य हुआ कि जिनकी हम मदद नहीं कर पा रहे थे उनकी मदद, या जिनकी मदद का हम साहस नहीं जुटा पाए, उनकी मदद आखिर सुरेंद्र सिंह शेरा ने कैसे करवा दी। और इसी बीच एक डेवलपमेंट और हुआ। अभी पिछले दिनों इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपनी जो बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी योजना है स्कीम 140, उसमें शोरूम के कुछ टेंडर निकाले और उसमें से एक टेंडर विधायक कोटे का भी था, एक दुकान शोरूम का टेंडर विधायक कोटे का भी था। उस टेंडर को जो है वो टेंडर शोरूम का जो टेंडर था वो हासिल हुआ सुरेंद्र सिंह शेरा को। तो अब आप देखते हैं कि इंदौर में तो लोगों की बड़ी निगाहें बारीक है, आपको तो मालूम है। तो लोग तारतम्यता जोड़ने में लगे कि भाई जमीन से जुड़े लोगों की मदद और फिर एक विधायक का 2-2.25 करोड़ रुपए में एक शोरूम को खरीदना आईडी के, और वो भी उस स्थिति में जबकि विधानसभा का चुनाव जब सुरेंद्र सिंह शेरा लड़े थे तो उनके बुरहानपुर खंडवा के लोग कहते थे कि इन्होंने अपने स्वामित्व का एक शिक्षण संस्थान था उसको बेचा और उसके बाद चुनाव के लिए पैसे जुटाए। सेवा सदन नाम से सेवा सदन तो शायद बाद में एक स्कूल इन्होंने वो डेवलप किया था। सेवा सदन शिक्षा वो तो उस पे ठाकुर परिवार का हमेशा वर्चस्व रहा, लेकिन बाद में इन्होंने एक कॉन्वेंट स्कूल वहाँ पे एक पब्लिक स्कूल डेवलप किया था। उसके बारे में मुझे जानकारी लगी कि वो जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तब इन्हें बेचना पड़ा था। और अब बात अरुण यादव की भी कर ली जाए, क्योंकि अरुण यादव के 2 बहुत ही खास विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाल लिया है और अरुण यादव भी अभी इस वक्त हाशिए पे हैं, ना वो संगठन में हैं ना सत्ता में हैं, 2-3 चुनाव हार चुके हैं। तो एक बार फिर से उनको चुनाव में उतारने की कोशिश या साजिश दोनों चल रही है और मांधाता सीट जो है उससे शायद अरुण यादव फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ एक परंपरागत उम्मीदवार भी है कांग्रेस के, राजनारायण सिंह जी पुरनी जी, वो समीकरण कैसे बनेगा? देखिए, नारायण पटेल का इस्तीफा कांग्रेस के लिए भले ही घाटे का सौदा रहा हो, लेकिन अरुण यादव के लिए तो फायदे का सौदा है। अरुण यादव के पिता खरगोन जिले की राजनीति करते थे। अरुण यादव भी पहली बार सांसद खरगोन से ही बने जब उपचुनाव में जीते। मांधाता जो विधानसभा क्षेत्र है वो बड़वा से लगा हुआ क्षेत्र है और अरुण यादव का उस क्षेत्र में यादव परिवार का अच्छा प्रभाव है। दूसरा, वो खंडवा से सांसद रहे तो मांधाता उनके संसदीय क्षेत्र का ही एक हिस्सा था, उस नाते भी उनकी वहाँ लोगों से अच्छा संपर्क है, क्षेत्र में अच्छा संपर्क है। नारायण पटेल को वो लगातार वहाँ मदद करते रहे। अब नारायण पटेल तो भाजपा से स्वाभाविक उम्मीदवार हो ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अरुण यादव के लिए एक संभावना मानदाता में बन रही। मतलब ये एक भाग्य वाली बात जिसे कहते हैं ना, वो राजनीतिक भाग्य। अरुण यादव 3 चुनाव हार चुके, पहले एक लोकसभा का चुनाव हारे, फिर बुधनी से विधानसभा का चुनाव हार गए, फिर खंडवा से लोकसभा का चुनाव हार गए। लेकिन 3 चुनाव हारने के बाद भी मानदाता से जो नारायण पटेल का इस्तीफा हुआ है वो अरुण यादव के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। अच्छा, कमलनाथ खुद अच्छे उम्मीदवार की तलाश में, अब मानदाता सीट के मामले में मुझे नहीं लगता कि अरुण यादव से बेहतर कोई उम्मीदवार मिल सकता है। हालांकि कमलनाथ पूरी कोशिश रहेगी, कमलनाथ जिस तरह से इन दिनों अरुण यादव को साइडलाइन करके चल रहे हैं कि वहां से राजनारायण सिंह पुरनी या उनके बेटे उत्तम पाल को टिकट मिल जाए, क्योंकि पिछली बार भी कमलनाथ उन्हें टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस में तो शत्रप जो है वो हिस्से बांटे का खेल करते हैं। अरुण यादव ने बोला कि मेरा संसदीय क्षेत्र खंडवा, इतनी मेरी नहीं सुनी जाएगी क्या,
तो वो नारायण पटेल को टिकट दिलाने में सफल हो गए थे। लेकिन इस बार जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि मानधाता का चुनाव राजनीतिक रूप से जो है अरुण यादव को ऑक्सीजन दे सकता है, उन्हें कांग्रेस वहां से उम्मीदवार बना सकती है। एक कहावत है कि कई बार कुंवारियों के भाग से सधवा की मौत हो जाती है, ब्याहता मर जाया करती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये अरुण यादव के भाग्य है, या जो भी भाग्य उनका साथ दे, और या ये भी हो सकता है कि ये एक चौथा उनके ऊपर वो लग जाए। हाँ, वो तो दोनों स्थितियां तो उस करो और मरो, तब तो राजनीतिक भविष्य उनका समाप्त हो जाएगा। अरुण यादव भी ये समझ रहे हैं कि भाई आने वाले, यूं तो उनके लिए 3 साल, विधानसभा का चुनाव देखे तो 3 साल कोई संभावना नहीं, और लोकसभा का देखे तो 4 साल कोई संभावना नहीं। और फिर जिस संसदीय क्षेत्र से वो 2 चुनाव हार चुके हों, वहां उनके लिए कोई बहुत अच्छी संभावना भी नहीं। और खरगोन तो सुरक्षित क्षेत्र हो गया, कसरावत से उनके भाई विधायक हैं, तो भाई को भाई तो रिलीव कर नहीं सकता, उसका सब्स्टिट्यूट तो बन नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में अरुण यादव भी कहीं ना कहीं संभावना तलाशने में तो लगे हुए हैं। अब बात भाजपा संगठन की, सुभाष भगत साहब जो है वो, उनको कोरोना पॉजिटिव है, ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सुभाष भगत साहब की जो है कृपा वो अतुल राय के ऊपर अभी भी बनी हुई, जबकि अतुल राय भाजपा से वापस कांग्रेस उसमें संगठन में चले गए। बिल्कुल, अतुल राय को संघ से भाजपा में सुहास भगत ही लाए थे। जब सुहास भगत संगठन मंत्री हो गए थे तब अतुल राय को वो लाए थे भाजपा में और महाकौशल क्षेत्र का संगठन मंत्री बनाया था। उसके बाद सुहास जी उन्हें भोपाल लाए और सहायक संगठन मंत्री के रूप में, सह संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने उनके साथ काम शुरू किया। फिर जो भी स्थितियां निर्मित हुई पार्टी में, उसके चलते अतुल राय को संघ ने वापस बुला लिया। मतलब दोनों बात कह सकते हैं, क्या तो संघ ने बुला लिया और भाजपा ने भेज दिया उन्हें, पर भाजपा को तो इतना अधिकार होता संघ ने ही वापस बुला लिया, उनको संघ का जो पर्यावरण से संबंधित दायित्व है वो सौंप दिया, और उनका मुख्यालय भी भोपाल के आसपास के दूसरा क्षेत्र। लेकिन अतुल राय पे चूंकि सुहास भगत बहुत विश्वास करते हैं, आज भी अतुल राय की भाजपा संगठन से जुड़े फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उनके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ लगी रहती है, और सुहास भगत के एक विश्वस्त के रूप में आज भी वे सुहास भगत के मददगार बने हुए हैं। सुहास भगत की कोर टीम में शामिल है। दायित्व से भले मुक्त हो गए वो संगठन महामंत्री के, लेकिन भूमिका वो उसी तरह की अदा कर रहे हैं। धन्यवाद अरविंद तिवारी जी, आपका बहुत ही चुटकुली जानकारियां, और वो जानकारियां जो सच हैं, चर्चा का विषय है, लेकिन कहीं छपती नहीं, कहीं दिखाई नहीं जाती, क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन वो तमाम जानकारियों पर आज आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम हाजिर होंगे अगले सोमवार को इसी समय में, कहीं अनकहीं लेकर। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़।